हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी। मैं संदीप कुमार एक बार फिर आपका न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। सिमिलरिटी यानी समरूपता, आज हम इसी टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। टॉपिक बेहद आसान है। यदि आपने इसे ध्यानपूर्वक देखा और सुना तो आपके लिए टॉपिक बिल्कुल ही सरल और सिंपल बन जाएगा। देखिए, हम आपके एक्सरसाइज 11.1 शुरू करते हैं। उससे पहले हम समरूप और सर्वांगसम इन दोनों के बारे में बेसिक जानकारी एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज को समझने के लिए इन दोनों पॉइंट्सों का अच्छे ढंग से समझना जरूरी है। तभी आप एक्सरसाइज में क्वेश्चनों में इंटरेस्ट ले सकेंगे और तभी आप पूरे कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास के साथ क्वेश्चनों को हल कर सकेंगे। हालांकि कंप्लीट चैप्टर आपका समरूपता पर केंद्रित रहेगा, लेकिन आपको सर्वांग क्षमता के कुछ साधारण सी बातें आपको पता होनी जरूरी है। तो देखिए, हम आपके एक्सरसाइज 11.1 शुरू करें उससे पहले इन्हें थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि जैसे ही आप इन दोनों पॉइंटों को अच्छे ढंग से समझ लेंगे तो आपकी 11.1 के क्वेश्चंस आप खुद ब खुद आसानी से हल कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी इस टॉपिक को, जो है सिमिलरिटी यानी समरूपता। लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो देखिए, अब हम यहाँ पे समरूपता और सर्वांग क्षमता को बेसिक जो इसका कंसेप्ट है उसे थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि हमें इस एक्सरसाइज 11.1 को या एक्सरसाइज 11 को समझने में कोई परेशानी ना आए। आपको देखिए यहाँ दिया गया है समरूपता यानी सिमिलरिटी, और दूसरा होता है सर्वांग क्षमता यानी कॉन्ग्रुएंसी। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स को समरूपता और सर्वांग क्षमता में डिफरेंट करने में कई बार काफ़ी प्रॉब्लम आती है। काफ़ी बार वो इसमें प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन महसूस करते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ आप जब इसे समरूपता और सर्वांग क्षमता को समझेंगे तो आपका ये कन्फ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और आप आसानी से इसके जो आगे क्वेश्चंस आएंगे उन्हें भी सोल्व कर सकेंगे पूरे आत्मविश्वास, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो देखिए, समझते हैं पहले समरूपता को। समरूपता यानी सिमिलरिटी। देखिए, जैसे कि ये अपने आप में डिफाइन हो रहा है कि समरूप, जिसे हम कह सकते हैं समान रूप वाला, समान रूप वाला, या अगर इंग्लिश में हम इसे लिखें सिमिलरिटी मतलब सिमिलर यानी एक जैसा दिखने वाला, यानी एक जैसा दिखने वाला, एक जैसे दिखना वाला। ये हो गया समरूप। समरूप को आप शाब्दिक रूप से ही अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। देखिए, समान रूप वाला यानी कि रूप समान हो। देखिए, हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि ये कोई व्रत है, छोटा सा मैंने व्रत बनाया यहाँ पे, और एक कोई व्रत हमने यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना लिया। तो देखिए, आप देखेंगे कि ये जो व्रत है और ये व्रत, इन दोनों की आकृति एक जैसी है, यानी कि रूप जो है वो इनका एक जैसा है। ठीक है, या दोनों सिमिलर हैं, सिर्फ साइज का फर्क है कि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे? समरूप होंगे। ये दोनों क्या होंगे? समरूप होंगे। समझ में आया? एक उदाहरण और लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि कोई वर्ग है, ये कोई वर्ग है जिसकी भुजा है प्रत्येक 4 सेंटीमीटर। कोई दूसरा वर्ग लेते हैं हम, मान लीजिए ये कोई छोटा वर्ग हमने लिया, इसकी प्रत्येक भुजा है 2 सेंटीमीटर, इसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है। तो देखिए, यहाँ पे भी हम देखेंगे कि ये दोनों की जो आकृति है वो एक जैसी है, यानी कि दोनों का रूप एक जैसा है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे? समरूप कहलाएंगे। दोनों समरूप कहलाएंगे। समझ में आ गया? सेम ऐसे ही देखिए, एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं ताकि आपको और अच्छे ढंग से समझ आ जाए कि अगर हम कोई त्रिभुज लेते हैं, ये कोई हमने त्रिभुज लिया और सेम कोई दूसरा त्रिभुज लिया कि जिसकी तीनों भुजाएं
बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। तो आप देखेंगे कि ये त्रिभुज इस तरह से कोई त्रिभुज बड़ा है और ये त्रिभुज छोटा है, तो इनका आकार या आकृति है वो छोटी और बड़ी तो बिल्कुल है, लेकिन जो इनका रूप है वो आपको बिल्कुल ही एक जैसा नज़र आ रहा है। तो देखिए सेम यही चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। समरूपता का मतलब समान दिखने वाला, समान दिखने वाला क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। ठीक है, यानी सिमिलरिटी यानी सिमिलर दिखने वाले। ठीक है, तो अब देखिए जो इसके लिए हम साइन उपयोग में करते हैं, मान लीजिए कि हम अगर इसे कहें कि ये कोई त्रिभुज है जिसका हम नाम देते हैं ए बी सी, इसे हम देते हैं एल एम एन। तो देखिए अगर हम इसे कहना चाहें कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एल एम एन के, तो उसके बीच में हम समरूप का कौन सा साइन उपयोग करते हैं? देखिए हम इसे लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप। समरूप का जो साइन होता है, जो साइन यूज किया जाता है वो ये किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है समरूपता, सिमिलरिटी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एल एम एन के, त्रिभुज एल एम एन के। ठीक है, अच्छे ढंग से समझ में आ गया है। और देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए यहाँ पे कोई मैं एन बनाऊं यहाँ पे ऐसे, और कोई दूसरा एन है वो इस तरह से है। तो देखिए दोनों जो एन है वैसे तो सेम टू सेम दिखने में नज़र आ रहे हैं कि सेम एक जैसे हैं, लेकिन इनकी जो आकार है यानी कि जो माप है वो बराबर नहीं है। तो इसलिए जो ये एन होगा वो इस एन के समरूप होगा। अब हम देखते हैं सर्वांग क्षमता को। सर्वांग क्षमता में आप देखिए इसका मतलब अगर मैं आपको सीधे तौर पे बताऊं तो आप समझें इसे कि सेम टू सेम, यानी अगर कोई दो आकृतियां, कोई दो ज्यामितीय आकृतियां अगर बिल्कुल सेम टू सेम हैं तो वहां वो दोनों सर्वांग सम कहलाएंगी। ठीक है, इसे समझ में आ गया। अगर इससे नहीं आया तो देखिए हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सर्व अंग समता, यानी कि सर्व अंग समता यानी समान, कि जब किन्हीं दो आकृतियों के सभी अंग समान हों, सभी अंग बराबर हों, यानी सेम टू सेम हों, तो वहाँ पे क्या होगी? वो दोनों आकृतियाँ सर्वांग सम होंगी। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक छोटा वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है, ये दोनों सेम आकृति है लेकिन इनकी माप बराबर नहीं है, तो ये समरूप तो हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं होंगे। सर्वांग सम होने के लिए क्या चाहिए कि जितना साइज इसका है उसका साइज भी इतना ही होना जरूरी है। मान लीजिए कि यहाँ पे हम कोई वृत्त लें ऐसे, तो जो दूसरा वृत्त बनेगा वो वृत्त भी उतने ही साइज का होना जरूरी है। समझ गए कि अगर हम कोई वृत्त ले रहे हैं और अगर कोई दूसरा वृत्त है तो उस वृत्त को भी उतना ही होना जरूरी है, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों सर्वांग सम होंगे। यानी कि इन दोनों की जो त्रिज्याएं होंगी, यानी कि जो इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं होंगी, यानी r का जो मान है, यानी कि r1 है और ये मान लीजिए r2 है, यदि r1 बराबर है r2 के तो वो क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। वो क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। यानी कि अगर एक वृत्त के ऊपर हम किसी दूसरे वृत्त को रखें तो वो पूरी तरीके से दूसरे वृत्त को ढक ले तो वो क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। अब देखिए इसी तरीके से हम किसी वर्ग का, यहाँ पे हमने वृत्त लिया
यहाँ पे हमने वर्ग का एग्जाम्पल लिया समरूप होने के लिए। अब देखिए हम देखते हैं सर्वांग सम के लिए। सर्वांग सम हम जानते हैं कि सभी अंग समान होने चाहिए, यानी कि अगर एक आकृति को दूसरी आकृति पे रखा जाता है तो वो अगर उसे पूर्ण रूप से ढक लेती है तो वो आकृति उसकी सर्वांग सम आकृति कहलाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये वर्ग जिसकी लंबाई यानी कि उसकी भुजा है वो 4 है और यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों आकृतियां समरूप तो होंगी लेकिन सर्वांग सम नहीं होंगी। सर्वांग सम होने के लिए क्या चाहिए, मान लीजिए कि अगर कोई 2 वृत्त आपको दिए गए हैं, 2 वर्ग अगर आपको दिए गए हैं और दोनों वर्गों की भुजाएं अगर बराबर दी गई हैं, मान लीजिए कि वर्ग की भुजा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है और इसकी भी वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो ये आपस में सर्वांग सम होंगे, ये आपस में सर्वांग सम होंगे। समझ में आ गया, सर्वांग समता समझ में आ गया कि बिल्कुल सेम टू सेम आकृतियां होनी चाहिए, ज्यामितीय आकृतियां बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए, तब जाके वो सर्वांग सम होंगे। और समरूप जो होगा वो उनसे सिमिलर, यानी सिर्फ देखने में आप उसे देख सकते हैं कि वो समरूप है। ठीक है, उसके अलावा देखिए त्रिभुज में, देखिए अगर हम कोई त्रिभुज बनाते हैं, मान लीजिए ये हमने त्रिभुज बनाया, और तो सर्वांग समता के लिए तो बनने वाला जो दूसरा त्रिभुज होगा वो भी बिल्कुल एक्यूरेट यानी उतना ही होना चाहिए। मान लीजिए कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं, तो इस त्रिभुज की भी सभी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर होनी जरूरी होंगी। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा कि ये साइन किसका है, समरूपता का। अब देखिए इसी तरीके से सर्वांग क्षमता के लिए जो हम साइन उपयोग करते हैं, मान लीजिए कि ये जो त्रिभुज है इसे हम नाम देते हैं LMN और इसे देते हैं STU। ठीक है, तो देखिए अगर हम ये कहें कि LMN सर्वांग सम है त्रिभुज STU के, तो उसे कैसे लिखेंगे। देखिए उसे लिखने के लिए L त्रिभुज LMN सर्वांग सम, सर्वांग सम में देखिए एक तो समरूप का साइन आएगा, समरूप का साइन आएगा और एक आता है बराबर का साइन। ठीक है, यानी कि ये जो साइन होगा वो साइन किसका होगा, सर्वांग क्षमता का, कॉन्ग्रुएंसी का। ठीक है, तो त्रिभुज LMN सर्वांग सम होगा त्रिभुज STU के। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे ढंग से कि समरूपता क्या होती है और सर्वांग समता क्या होती है। देखिए अब समरूपता के लिए आपको किसी त्रिभुज में, क्योंकि आपका जो टॉपिक है, जो आपको क्योंकि आपका जो टॉपिक दिया गया है वहाँ पे हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि त्रिभुज की समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। ये तो हमने समरूपता और सर्वांग समता को शाब्दिक रूप से समझ लिया है, ताकि हमारे माइंड में एक इमेज बन जाए कि समरूप क्या होता है और सर्वांग सम क्या होता है। अब देखिए एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे देखिए कि ये हो गया एक समरूपता, ये हो गया एक समरूपता, और यहाँ देखिए ये हो गया एक सर्वांग सम, सर्वांग सम। अब यदि आपसे ये पूछा जाए कि अगर कोई दो आकृतियाँ समरूप हैं, यदि कोई दो आकृतियां समरूप हैं तो वो सर्वांग सम भी होंगी, तो क्या ये सही होगा। देखिए अभी आपने यहाँ देखा कि ये दो वृत्त समरूप तो हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं है। इसी तरीके से आप यहाँ से क्या सीखे कि कोई भी अगर दो आकृतियां समरूप होती हैं तो वो सर्वांग सम भी हों ये जरूरी नहीं है, वो सर्वांग सम भी हों ये जरूरी नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपने देखी यहाँ पे, उसका अपोजिट देखेंगे, यानी कि अगर ये दोनों सर्वांग सम हैं, अगर ये दोनों सर्वांग सम हैं तो इसका मतलब कि वो समरूप भी होंगे। तो आप इससे क्या सीखे कि समरूपता जो है, समरूप जो है वो सर्वांग सम, अगर कोई दो आकृतियां समरूप हैं तो वो सर्वांग सम होंगी ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर सर्वांग सम है, लेकिन अगर सर्वांग सम है तो वो डेफिनेटली समरूप होती हैं।
तो हमने यहाँ पे समरूपता और सर्वांग क्षमता का बेसिक जो कंसेप्ट है उसे समझ लिया है। अब हम एक्सरसाइज 11.1 शुरू करते हैं। देखिए आप आसानी से सभी क्वेश्चनों को समझ भी लेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ उनका आंसर भी लिख सकेंगे। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11. हाँ, तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करते हैं। यदि आपने पीछे का कंसेप्ट अच्छे ढंग से समझा है तो आप बहुत ही आसानी से इन सभी क्वेश्चनों के आंसर दे देंगे। फर्स्ट देखिए, सभी वृत्त रिक्त स्थान होते हैं, यानी कि सभी वृत्त क्या होते हैं। अभी हमने पढ़ा है, एक तो पढ़ा है हमने समरूप के बारे में और दूसरा सर्वांग सम के बारे में, सर्वांग सम या सर्वांग क्षमता के बारे में। तो हमें ये देखना है कि सभी वृत्त समरूप होंगे या सर्वांग सम होंगे। तो देखिए प्रत्येक वृत्त, इसका मतलब कि कोई वृत्त इतना छोटा भी हो सकता है, कोई वृत्त इतना बड़ा भी हो सकता है, कोई वृत्त इससे भी बड़ा हो सकता है। इसका मतलब कि ये सभी वृत्त समरूप तो हैं, यानी कि इनका रूप एक जैसा है, लेकिन सभी सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि सर्वांग सम होने के लिए ये प्रत्येक बराबर होने चाहिए। तो सभी वृत्त बराबर तो होते नहीं है, कोई वृत्त बड़ा होता है, कोई छोटा, कोई से छोटा। इसका मतलब हम यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे कि सभी वृत्त जो होते हैं वो समरूप होते हैं। ठीक है, सभी वृत्त समरूप होते हैं। समझ में आ गया आसानी से। सेकंड देखिए, सभी वर्ग रिक्त स्थान होते हैं, यानी कि सभी वर्ग क्या होते हैं। अभी इसके बारे में भी हमने पढ़ा है पहले कि सभी वर्ग, मान लीजिए कि कोई वर्ग है जिसकी भुजाएं हैं 2 सेंटीमीटर, कोई वर्ग है जिसकी भुजाएं हैं 4 सेंटीमीटर, कोई वर्ग है जिसकी भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि इनकी जो रूप हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि जो रूप है इनका, आकृति है, वो तो सेम है कि सभी वर्ग हैं, लेकिन इनका आकार जो है, माप जो है वो बराबर नहीं है। तो कहा गया है कि सभी वर्ग सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं। तो देखिए सर्वांग सम नहीं होते सभी वर्ग, लेकिन समरूप जरूर होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या आएगा कि सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, यानी कि सभी वर्गों का रूप, जो उनकी आकृति होती है वो एक जैसी होती है, लेकिन उनकी माप बराबर नहीं होती। कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई से छोटा या कोई बहुत बड़ा वर्ग हो सकता है। ठीक है। थर्ड देखिए, सभी रिक्त स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे समझिए, त्रिभुज का प्रकार बताना है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए अगर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, यानी कि तीनों भुजाएं अगर किन्हीं 2 त्रिभुजों में बराबर हैं, या मान लीजिए 3 त्रिभुज हैं, इनकी सभी भुजाएं जो हैं वो बराबर हैं, यानी कि ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं। यदि त्रिभुज समबाहु होते हैं तो देखने में वो आपको समरूप दिखेंगे, यानी कि एक जैसे दिखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज देखिए, अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो देखिए दूसरा कोई त्रिभुज अगर हम लें तो कोई ऐसा भी हो सकता है, तो इसकी आकृति सेम नहीं है, लेकिन हालांकि ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है और ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसका मतलब कि प्रत्येक जो समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज वो समरूप नहीं होते, प्रत्येक नहीं होते। ठीक है, तो इसे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि प्रत्येक समबाहु त्रिभुज, प्रत्येक समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, अब देखिए फोर्थ इसमें कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। इसे देखिए ध्यान से समझिएगा। बहुभुज, बहुभुज का मतलब होता है मिनिमम जो बहुभुज होता है वो होता है त्रिभुज। कम से कम भुजाओं वाला जो बहुभुज होता है वो होता है एक त्रिभुज, जिसमें कि कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए।
एक बंद आकृति जिसमें कम से कम 3 भुजाएं होती हैं, वो सबसे छोटा बहुभुज होता है त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज सबसे छोटा बहुभुज होता है जिसमें कि 3 भुजाएं होती हैं। अब इसमें ये समरूप कब होता है? ये समरूप तब होता है जब इसके तीनों कोण, यानी कि कोई दूसरा त्रिभुज अगर हम लें, तो यदि उसके तीनों कोण बराबर हों त्रिभुज के, और इनकी जो भुजाएं हैं या तो भुजाएं बराबर हों तब, या ऐसा हो सकता है कि संगत समानुपाती हों। मान लीजिए कि ये भुजा इसकी 1 है तो ये भुजा इसकी 2 है, मान लीजिए ये भुजा इसकी 2 है तो ये भुजा इसकी 4 है, ये भुजा मान लीजिए अगर 3 है तो ये भुजा मान लीजिए इसके 6 है। तो देखिए इन दोनों का जो अनुपात आएगा, वो आएगा 1/2। इस भुजा का अनुपात क्या आएगा? 2/4, यानी कि 1/2 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये जो भुजा आएगा, इस भुजा का अनुपात कितना आएगा? 3/6, यानी कि 1/2। यानी कि इनकी जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं, वो समानुपाती हैं और कोण जो है संगत कोण वो बराबर हैं। तो किसी भी बहुभुज को समरूप होने के लिए, देखिए बहुभुज 3 भुजा का भी हो सकता है, 4 भुजा का भी हो सकता है, 5 भुजा का भी हो सकता है, 6 भुजा का भी हो सकता है। तो देखिए बहुभुज के समरूप होने के लिए कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि एक तो जो उनके संगत कोण हैं वो तो डेफिनेटली बराबर होने चाहिए, संगत कोण तो बराबर होने चाहिए, लेकिन जो संगत भुजाएं हैं, यानी कि ये भुजा इस भुजा के अनुपात बराबर होने चाहिए, इस भुजा के, इस भुजा के, और इस भुजा के, और इस भुजा के। अगर इनके भुजाओं के संगत भुजाओं के जो अनुपात हैं अगर वो बराबर आते हैं तो वो समरूप कहलाएगा। भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं, उसके लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। क्या क्या? कि संगत कोण बराबर हों, संगत कोण बराबर हों, और दूसरा संगत भुजाएं समानुपाती हों, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो वो समरूप नहीं होंगे। इसका उपयोग आपको आगे क्वेश्चनों में जब आप करेंगे तो उसमें करेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दूसरा क्वेश्चन, निम्न कथन में सत्य व असत्य बताइए। देखिए ये काफ़ी साधारण सी बातें हैं, लेकिन पूरी के पूरे ये आपके कंसेप्ट पे आधारित हैं। आगे क्वेश्चन आप तभी सोल्व कर पाएंगे अच्छे ढंग से जब आप इनका जवाब अच्छे ढंग से पूरे कॉन्फिडेंस से दे पाएंगे। देखिए देखते हैं फर्स्ट इसमें कि 2 सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती हैं, क्या ये सत्य है या असत्य है। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि कोई भी 2 आकृतियाँ, देखिए जैसे कि यहाँ पे कोई वृत्त है और एक वृत्त ये है, ये दोनों समरूप तो हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं हैं। अगर कोई 2 वृत्त बराबर हैं, कोई 2 वृत्त बराबर आकार के हैं, यानी एक वृत्त ऐसा हो गया और दूसरा वृत्त भी इतने ही साइज का अगर है, तो ये दोनों सर्वांग सम होंगे। तो जो सर्वांग सम होते हैं वो आकृतियाँ समरूप होती हैं, लेकिन जो समरूप होती हैं वो सर्वांग सम होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कहा गया है कि 2 सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती हैं, 2 सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती हैं, यानी कि ये सत्य कथन है। ये सत्य कथन है कि सर्वांग सम जो है तो वो समरूप भी अवश्य होगा, ठीक है। इसे देखिए आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि ये होता है एक सर्वांग सम का साइन और ये होता है ये तो होता है समरूप का साइन और ये होता है सर्वांग सम का साइन। तो देखिए सर्वांग सम में तो समरूपता आती है, सर्वांग सम में तो ये समरूपता का साइन आता है, इसलिए आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि सर्वांग सम में जो आकृति सर्वांग सम है वो समरूप होगी। लेकिन देखिए समरूप में ये बराबर का साइन नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जो समरूप होता है वो सर्वांग सम नहीं होंगे, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, ठीक है।
कि जो सर्वांग सम होगा वो तो समरूप होगा ही, ये सत्य है। दूसरा देखिए, दो समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती हैं, नहीं। देखिए ये कहा है कि कोई भी दो समरूप आकृतियां अगर समरूप हैं तो वो सर्वांग सम होती हैं, नहीं, ये असत्य है। वो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा कि दो समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती हैं, यानी असत्य आएगा, है सत्य। हमेशा ऐसा सत्य नहीं होता, ये प्रत्येक के बारे में कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया गया है, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। ये हमें बताना है कि सत्य कह रहा है या असत्य कह रहा है। देखिए इसके लिए अब देखिए कोई भी बहुभुज, मैंने आपको बताया कि मिनिमम 3 भुजा होनी चाहिए किसी भी समतलीय आकृति में जो आपस में बंद हो। तो जो त्रिभुज होता है वो कम से कम भुजा वाला बहुभुज होता है, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे कोई 4 भुजाओं वाला एक वर्ग लेते हैं, ये एक बहुभुज होगा जिसकी की भुजाएं होंगी 4, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है यानी कि प्रत्येक भुजा की लंबाई हमने माना 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए हम अगर 5 सेंटीमीटर की ही कोई दूसरी आकृति इस तरह से बनाएं, मान लीजिए कि ये इसकी भी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है और इसकी भी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे कि संगत भुजाएं जो हैं वो तो यहाँ पे समानुपाती हैं, यानी कि समान अनुपात में है या बराबर हैं, यानी कि इसे लिखेंगे 5/5 यानी कि 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसे लिखेंगे तो ये भी 1/1 आएगा। इन भुजाओं का देखेंगे तो ये भी 1/1 आएगा और इस भुजा को देखेंगे तो ये भी, इनका अनुपात भी 1/1 आएगा, यानी कि भुजाएं तो समानुपाती हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे जो कोण हैं, यहाँ पे जो कोण आपको दिखाई दे रहे हैं वो कोण बराबर नहीं है, वो कोण इन दोनों ही बहुभुज में बराबर नहीं है। तो आपको क्या कहा गया है कि एक बहुभुज समरूप होता है यदि उसकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं, तो ये सही नहीं है, ये असत्य कथन है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बहुभुज के समरूप होने के लिए 2 कंडीशंस होनी चाहिए कि उनके कोण बराबर हों और संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो देखिए यहाँ पे भुजाएं तो बराबर हैं, आपको कहा गया है इसमें कि भुजाएं समानुपाती हैं, लेकिन कोण के बारे में आपको कुछ नहीं कहा गया है। इसका मतलब कि उसके कोण पता नहीं कितने हैं, तो इसका मतलब कि ये कथन असत्य होगा। समझ में आ गया? मैंने आपको इस डायग्राम से बता दिया है कि इसकी भुजाएं बराबर हैं लेकिन उसके कोण बराबर नहीं है, तो ये कथन होगा असत्य कथन होगा, है, ठीक है। अब देखिए 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो एवं संगत कोण बराबर हों, ठीक है। ये हो गया समरूप की कंडीशन को पूरा करने वाला। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक वर्ग है, ये 4 भुजाओं वाला एक वर्ग बन गया। दूसरा कोई वर्ग है, ये मान लीजिए इस तरह से है, ये कोई दूसरा वर्ग है। तो देखिए भुजाएं इनकी, मान लीजिए ये 2 भुजाएं हैं, इसकी 4 सेंटीमीटर है, इसके 2 सेंटीमीटर है। तो जो कोण होंगे, देखिए कोण प्रत्येक के कोण बराबर होंगे, यानी कि संगत कोण क्या है, बराबर है। संगत कोण बराबर है और संगत भुजाएं यानी कि जो इनका अनुपात आएगा वो क्या आएगा, 2/4 यानी कि 1/2। इन भुजाओं का अनुपात भी क्या आएगा, 1/2। इन भुजाओं का अनुपात भी 1/2 आएगा और इस भुजा का अनुपात भी 1/2 आएगा, यानी कि जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर है या समानुपाती हैं। संगत भुजाएं समानुपाती हैं और उनके कोण बराबर हैं, इसका मतलब दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, इसका मतलब ये कथन सत्य है, ठीक है। और लास्ट वाला जो आपका है वो भी आप आसानी से आंसर दे देंगे इसका, और समझ भी रहे होंगे कि 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हैं। यदि उनके संगत कोण बराबर हैं तो वो समरूप होंगे। देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको मैं एक एग्जांपल और लेके बता रहा हूँ इसमें। देखिए ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि 2 बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हैं। मान लीजिए कि एक हमने यहाँ पे बना दिया वर्ग, इसके संगत कोण यानी कि सभी कोण कितने हैं, 90 डिग्री हैं, सभी कोण 90 डिग्री हैं। दूसरा हमने यहाँ पे बना दिया एक आयत, दूसरा हमने एक बना दिया यहाँ पे आयत, इसके भी सारे कोण बराबर हैं, यानी कि संगत कोण जो हैं
संगत कोण देखिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, लेकिन भुजाएं बराबर नहीं है। इसका मतलब या संगत भुजाएं जो हैं वो समानुपाती नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी जो ये दोनों कंडीशन पूरा नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि जो बहुभुज जिसके संगत कोण भी बराबर हों तो वो भी बहुभुज समरूप होते हैं। ये असत्य कथन है, ये असत्य कथन है। ठीक है, अच्छे ढंग से आपको मैंने डिफाइन कर दिया है इसे, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप समझ गए हैं किसी भी बहुभुज में बहुभुज के समरूप होने के लिए उसकी भुजाओं का समानुपाती होना और उसके संगत कोणों का बराबर होना जरूरी है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। 3rd क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपके इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कहा गया है कि समरूप आकृतियों के 2 उदाहरण आकृति बनाकर दीजिए। हमें कोई 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो देखिए हम यहाँ पे इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण दे सकते हैं। हम दे सकते हैं वृत्त, सभी वृत्त जो होते हैं वो समरूप होते हैं। एक हम दे सकते हैं सभी वर्ग, सभी जो वर्ग होते हैं वो भी समरूप होते हैं। ठीक है, हम दे सकते हैं समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, आकृति भी हम ऐसे बना सकते हैं कि कोई वर्ग वृत्त हो गया, कोई दूसरा वृत्त हो गया। ठीक है, ये हो गया। देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम बनाएं, क्योंकि आपसे समरूप पूछा है ना कि सर्वांग क्षमता। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि एक वर्ग अगर आप एक वर्ग छोटा बना दें, एक वर्ग अगर बड़ा बना दें तो वो समरूप ही होंगे। ठीक है, वर्ग में देखिए, वर्ग में भी अगर आप कोई वर्ग बनाते हैं, मान लीजिए कि उसकी जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है, और कोई दूसरा वर्ग अगर आप बनाएं उसकी भी भुजा अगर आप 4 सेंटीमीटर ही करते हैं, तो ये दोनों सर्वांग भी हैं और समरूप भी होंगे। लेकिन आप ऐसे भी बना सकते हैं कि एक 4 सेंटीमीटर का कोई दूसरा वर्ग आप 2 सेंटीमीटर का भी बना सकते हैं, तो ये भी समरूप होंगे। ठीक है, तीसरा समबाहु त्रिभुज देखिए, समबाहु त्रिभुज अगर हमने बनाया, मान लीजिए तीनों भुजाएं बराबर हैं, मान लीजिए इसकी 2 सेंटीमीटर भुजा है, इसकी भी 2 सेंटीमीटर भुजा है और इसकी भी 2 सेंटीमीटर, ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर है। तो देखिए अगर हम सेम ऐसा ही एक त्रिभुज और बना दें जिसमें कि वही 2 सेंटीमीटर सभी भुजाएं हों, तो ये सर्वांग सम भी है और समरूप भी है। ठीक, लेकिन आप ऐसे भी बना सकते हैं कि एक त्रिभुज आपने ऐसा बना दिया, एक त्रिभुज आप ऐसा भी बना सकते हैं कि प्रत्येक भुजा उसकी 1 सेंटीमीटर हो, क्योंकि हमें तो यहाँ पे समरूप पूछा है। तो ये दोनों आपस में समरूप होंगे, ये भी समरूप होंगे, ये भी समरूप होंगे। ठीक है, और भी आप बहुभुज के और भी इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं। मान लीजिए कोई पंचभुज है, सॉरी षटभुज अगर हम कोई बनाएं इस तरह से, और कोई दूसरा षटभुज बनाएं इस तरह से। ठीक है, अगर हम उसके कोण बराबर कर दें, यानी कि ये कोण सभी बराबर हैं और उनकी भुजाएं मान लीजिए यहाँ पे हमने दिया, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे हमने दिया इसको भी 4, ये 2 हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमने दिया 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर रहेगी, तो इसे हम दे सकते हैं 1.5। यहाँ पे देखिए ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, इसे हम 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि ये समरूप आकृति होगी, क्योंकि भुजाओं का जब अनुपात कोण तो बराबर है, और यहाँ पे देखिए जब हम इसकी भुजाओं का अनुपात देखेंगे तो ये भुजा का अनुपात 2/4, 1/3, 1/3, और यहाँ से देखिए सॉरी 1.5 आएगा, और यहाँ पे देखिए 2/4 और 2/4, यानी कि प्रत्येक भुजा संगत भुजाओं का जो अनुपात है देखिए वो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2 और 1/2 आया। ठीक है, तो यही होता है समरूप, कि किन्हीं भी समरूप आकृतियों के लिए 2 चीज़ें देखी जाती हैं। तो एक तो उनके संगत कोण अगर बहुभुज है तो, ठीक है, संगत कोण और उनकी भुजाएं हैं उनमें समानुपात। ठीक है, तो आप समरूप आकृतियों के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, जो भी आपके माइंड में आता है कि ये आकृतियां समरूप हैं, तो आप उसका ऐसे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट होती है। अब हम
नेक्स्ट क्लास में इसके 11.2 शुरू करेंगे। आप इन्हें अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा, इनके कंसेप्ट हैं। यहाँ आपकी 11.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपने अच्छे ढंग से इन सभी सवालों को समझ लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी, काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ से सीखने को मिला होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।